बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। एक मुलाकात की बहुत चर्चा हो रही है देश में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मिलने प्रधानमंत्री क्या गए, हंगामा बरप गया। कहा गया कि भाई ये 1 मीटर का डिस्टेंस जो रखना चाहिए न्यायपालिका को और प्रधानमंत्री को, वो सब नहीं हुआ, देश के लिए ठीक नहीं है। मेल्ट डाउन की पूरी तस्वीर आ गई सामने। कई लोगों ने पुरानी तस्वीरें निकाली, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये सब तो प्रभावित करने का जरिया है। और आज दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री के बेल पर भी फैसला होना है। बहुत सारी चीजें खोदी गई, निकाली गई, गोगोई की चर्चा आई। मैं एक नाम की बस चर्चा करूंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। दर्शकों, जस्टिस बहारुल इस्लाम, अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो प्लीज इसको गूगल कीजिएगा। वो 1952 से 72 के बीच असम कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाते रहे। और जस्टिस बहारुल इस्लाम का किस्सा राजनीति और न्यायपालिका के बीच जो अनैतिक अवैध रिश्ता होता है, जिस पर बात होती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सबसे विवादास्पद उदाहरण है। बहारुल इस्लाम के ऊपर एक और आदेश है, एक और रिकॉर्ड है उनके नाम कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे अधिक उम्र में बने थे और उनको 1962 में कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा भी भेजा गया। 1967 में उन्होंने असम विधानसभा का चुनाव लड़ा और जब हार गए तो 1968 में उनको दोबारा राज्यसभा भेजा गया। जनवरी 1972 में तानाशाह इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया और गुवाहाटी हाई कोर्ट का पहला मुस्लिम जज बनाया। आप दर्शकों क्रोनोलॉजी समझिए, पहले कांग्रेस कार्यकर्ता, फिर राज्यसभा सदस्य, फिर से उनको इस्तीफा दिलवा के 72 में उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया। और आज ये कांग्रेस कह रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ से मिलने प्रधानमंत्री क्यों चले गए। अभी मैं इस पर आया ही नहीं हूं कि मनमोहन सिंह जब अपनी इफ्तार पार्टी 10 साल तक देते थे तो हर एक पार्टी में भारत के चीफ जस्टिस उनके बगलगीर होते थे। तब की बातें मैं नहीं करूंगा, मैं केवल एक और उदाहरण दूंगा और फिर से उन्हीं जस्टिस बहारुल इस्लाम का। मार्च 1980 में जब वो हाई कोर्ट से रिटायर हुए तो उन्हें कांग्रेस ने समर्थन देकर फिर से राज्यसभा भेजना चाहा, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं था या जो भी कारण था, उसमें सफलता नहीं मिली। तो हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के 9 महीने बाद, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट से रिटायर हुए जब उन्हें 9 महीने हो गए तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। इस बीच उन्होंने कितनी राजनीतिक कलाबाजियां खाई, कब वो कांग्रेस में एक राजनेता के तौर पर रहे, कब वो चीफ जस्टिस बने असम हाई कोर्ट के, कब वो सुप्रीम कोर्ट जज में गए, ये सारी चीजें आप देखते रहिए। और अगर आपको इनमें से बहुत और ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज गूगल कीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। पहले मैं आऊंगा अवनीश भाई के साथ और इस बीच दद्दा भी जुड़ गए हैं। दद्दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हो, जय हो, जय श्री राम। अवनीश भाई, बहारुल इस्लाम का एक किस्सा मैंने बताया, इस तरह से अभी मैं नेहरू पर भी जाऊंगा, फिर इंदिरा पर भी जाऊंगा, फिर राजीव गांधी पर भी आऊंगा, आप भी आएंगे, दद्दा भी आएंगे। एक मुलाकात और उसने सियासी राजनीतिक भूचाल ला दिया। क्या कहते हैं आप? ठीक बात है। व्यालोक भाई, आपने जिस तरीके से विषय की प्रस्तावना दी है, मुझे लगता है कि आपके साथ एज ए गेस्ट स्पीकर बैठना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप समेट चुके हैं या समेट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी जरा मैं एक बड़ी बात से शुरुआत करूंगा। साहब, ये देखिए, हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको कि संविधान में रखा गया है, उसको व्याख्या भी की गई है, उसकी संवैधानिक व्याख्या भी की गई है, उसकी टेक्निकल और कानूनी यहां तक की व्याख्या की गई है, और सामाजिक व्याख्या तो खैर की ही गई है। यही वो एक नैतिक मानक है या संवैधानिक या कानूनी मानक है
जिसके तहत इन सारी चीजों का ये सारे मिलना मिलाना, रिश्ते, नियुक्तियां और ये वो अंतर संबंध, बाहर संबंध, कोई और तीसरा संबंध हो तो वो भी संबंध, इन सब के पैमाने इसी से तय किए जाते हैं। अब इस पर तो देखिए साहब, या तो प्रधानमंत्री बोले या तो चंद्रचूड़ साहब बोले, ये उन दोनों का इशू है। आपने जो है वो असम के जज साहब का मामला शुरू किया, आपने पंडित जी के ही जरिए उस वाला मामला शुरू किया। मैं जरा सा एक और उदाहरण सामने रखता हूं। एक जस्टिस थे पीबी गजेंद्र गढ़कर साहब, मराठी थे, बिल्कुल ठीक चंद्रचूड़ साहब की तरफ ही वह भी एक मराठी थे। और मजे की बात, ये बहुत धर्मभीरू थे, बहुत बड़े धर्मभीरू थे। पंडित नेहरू ने इनको सीजेआई बनाया था। चलिए साहब, तो मैं समान, बिल्कुल जरा सा दो समान, यहां गणपति बप्पा मौर्य वाले चंद्रचूड़ साहब और ये गजेंद्र गढ़कर साहब नेहरू जी के समय वाले, इन दोनों को सामने रखता हूं। रिश्ते कोर्ट से बाहर तो छोड़ दीजिए साहब, कोर्ट के अंदर किस तरीके के रिश्ते थे, ये गजेंद्र गढ़कर साहब ने खुद अपनी किताब टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, ये किताब लिखी उन्होंने। मैं दर्शकों से अपील करूंगा, वो किताब भी गूगल पर मौजूद होगी, नहीं होगा तो उसका क्रक्स तो मौजूद ही होगा। साहब, न सिर्फ वह कोर्ट रूम में गणपति जी की छोटी सी मूर्ति लेके जाते थे, बल्कि अपना जो प्राइवेट चेंबर था उसमें रखते थे, बाकायदे धर्म स्थलों का दर्शन किया करते थे। और एक से, और एक तो मैंने कम कह दिया सब, आधा दर्जन से ज्यादा बार पंडित नेहरू के साथ उन्होंने मंदिरों में दर्शन किया है, एक साथ दर्शन किया है। यहां पर सीजीआई के आपने जिस अवतार पार्टियों की बात की, चलिए मान लेता हूं राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री आवास पर वो एक औपचारिक आयोजन जैसा बना दिया गया था, उसमें सीजीआई आए, उसमें जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन आए। ये सब एक रवायत हो गई थी एक जमाने में, जब भारत में मुगल कालीन सत्ता होती थी मध्यकाल में, जो 70, 80, 90 का दशक था, उसमें ये रवायत बना दी गई थी। वहां की बात अलग है। लेकिन किसी सीजीआई के घर कोई प्रधानमंत्री, घर मैं कह रहा हूं, ऑफिस नहीं कह रहा हूं, कोर्ट रूम नहीं कह रहा हूं, उनका चेंबर नहीं कह रहा हूं, या पीएमओ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके घर, क्या ये अनैतिक है? इसकी व्याख्या मैंने अभी गजेंद्र गढ़कर साहब का एक उदाहरण रखा ना, नेहरू जी का एक उदाहरण रखा। आपने कहा कि आप इंदिरा जी के भी उदाहरण गिनाएंगे, आपने यह भी कहा कि आप राजीव जी के भी उदाहरण गिनाएंगे। दरअसल क्या है, हम कितने उदाहरण गिनाएं और क्यों गिनाएं? मुझे एक बात जो समझ में आती है कि आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे। आप राजनीति ले लीजिए 2014 से, तो ग्राम प्रधान का भी कोई चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होती है। आप एक चपरासी की संविदा पर अगर भर्ती होती है तो उसमें भी शुचिता, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो भर्ती की शुचिता का सवाल हो, चाहे वो कितने लोगों को नौकरी मिली, ये सब सवाल उसी समय आ जाते हैं। मामला ये है साहब कि आप कब तक खुद को कूद के सवालों के कटघरे में खड़े किए रहेंगे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। मैं एक और प्रधानमंत्री उन्हीं का शब्द लेता हूं, जब कहा गया था उन्हीं के बारे में, आपने उनका नाम लिया है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा, मैं जानबूझ के नाम नहीं लूंगा, दर्शक ही सोचें। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस कथन का रिश्ता किसी प्रधानमंत्री से है भारत के, और कांग्रेसी प्रधानमंत्री से है, जब उसके आसपास के उसके चाटुकारों ने इस कथन को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना साहब? आज दो सत्ता मजबूती से चला लेने के बाद और तीसरी सत्ता दहाड़ते हुए और पूरी सूचिता के साथ, जिसमें एक भी 356 नहीं है, एक था तो वो टेक्निकल आधार पर था, उसको उठा के पटक दिया गया था। ठीक है साहब, फाइल आती है, फाइल जाती है, फाइल बढ़ती है, फाइल बंद हो जाती है। जब पूरी सूचिता के साथ यह सरकार चल रही है और एक विचारधारा की सरकार चल रही है, मैं एकदम अंडरलाइन कह रहा हूं साहब, विचारधारा की सरकार चल रही है,
कोई भी राजनीति किसी भी विचारधारा के नहीं हो सकती और न होनी चाहिए। आप हमेशा, मैं दक्षिण पंथ को कहता हूं, मैं राष्ट्रवादियों को कहता हूं, कूद के जवाब देने की आवश्यकता क्या है? भौंकने दीजिए। क्या इनके भौंकने से किसी की रिलीजियस बिलीफ, उसका एक्सप्रेशन वो बंद हो जाएगा? मैं अगर चर्चा करना चाहूंगा ना, सुन लीजिए अंतिम बात, मैं अगर व्यालुक जी चर्चा करना चाहूंगा तो मैं चंद्रचूड़ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस आरती करने के दौरान जो ऑडियो मेरे कान में पड़े हैं, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तन्मयता से और पूरे लय सुर ताल के साथ वह पूरी गणपति आरती गा रहे हैं जी, अगर विरोधियों को खोजना चाहिए तो हम अगरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या सुरताल में आरती गाई है। विरोधी अगर खोजना चाहे ना तो टेलीप्रॉम्प्टर खोजें कि नरेंद्र मोदी को गणपति वंदना याद कैसे, जी, और धारा प्रवाह उन्होंने गाया कैसे। जी, बिल्कुल सही बात है। और सवाल आपने जो उठाया है वो बहुत मौजू है कि आखिर कब तक हम डिफेंसिव होते रहेंगे, राष्ट्रवादी खेमा जो है वह कब तक। लेकिन कभी कभार कुछ पुराने स्केल्टन्स निकाल के फैला देने चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह चर्चा जो है, यह मैं दर्शकों को बता दूं कि यह कहीं डिफेंस में नहीं है, यह प्योर ऑफेंसिव है कि कुकर्मी कांग्रेसी और व्यभिचारी वामपंथी अगर नैतिकता, शुचिता, आदर्श ऐसे शब्द बोलते हैं तो उस पर या तो हंस दीजिए या टिली कर दीजिए। दद्दा, आपके पास आता हूं। क्या भारतीय संविधान में यह उल्लिखित है कि इस देश का मुख्य न्यायाधीश पूजा नहीं करेगा या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगा? क्या संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर जिसकी बात अवनीश भाई ने की, उसमें यह बताया गया है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर है तो अब जहां जहां आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से पीठ मोड़ लेंगे। मतलब अगर प्रधानमंत्री आए और सीजेआई सामने पड़ गए तो प्रधानमंत्री कहे मैं तुमसे बात नहीं करता। क्या ऐसा कुछ है? क्या हमारा संविधान, क्या मतलब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, क्या हमारा वह संविधान इतना कमजोर है? दद्दा, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो शी वॉज अ वंडरफुल लेडी, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली टैलेंट, सच घटना बता रहा हूं। फिर उनका अपने पति से तलाक हो गया। तो मैंने पूछा, मतलब वो मेरे से काउंसलिंग में थी, तो मैंने पूछा क्या समस्या क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड होना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तो मैंने पूछा वो कैसे? कहते मेरे पति को इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो कभी ये कॉन्फिडेंस ही अर्जित नहीं कर पाए कि मेरी पत्नी यदि समाज घर से अगर बाहर निकलती है, उनको हमेशा ये डर सताता रहा कि ये निश्चित रूप से किसी और से सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी ताब है नहीं, मैं तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट, इतना गुड लुकिंग या इतनी जबरदस्त मेरी सोशल प्रेजेंस है नहीं। मैं तो उसको हम लोग कहते हैं चुगुजिया, बिल्कुल है ना वो एक। तो उनको हमेशा ये लगता था कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगी किसी से सेट हो जाऊंगी। इसलिए वो 24 घंटे मेरी निगरानी करते थे, 24 घंटे मुझे अपनी आंख के सामने रखना चाहते थे, मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे। तो मेरा जीवन नरक हो गया कि मैं कब तक उनको अपनी वफादारी का सबूत देती। ये उनके जीवन की एक समस्या थी। एक और मुझे एक दृष्टांत और दे देता हूं। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, उसमें वो एक लड़की का बाप उसको मतलब बार बार टोकता है, रोकता है, तो वो कहती है कि डैडी ट्रस्ट मी, आई डोंट डैश डैश द फर्स्ट डैश डैश, मतलब मेरे पर थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बाहर जाते ही जो है खोल के खड़ी हो जाती हूं, मेरे पर भरोसा कीजिए, इस तरह मेरी निगरानी और है ना वो बंद कीजिए।
सर बात यह ना कि इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल और इस पूरे कबाल को ये भरोसा ही नहीं है कि हमारा चीफ जस्टिस बिकाऊ नहीं है। उनको लगता है कि ये अगर मोदी से मिला है तो जरूर इन दोनों ने हम बिस्तरी की होगी वहां। उसको ये अपने चीफ जस्टिस पे, अपने सिस्टम पे भरोसा ही नहीं। अच्छा, इनको पता है क्यों इतना शक है? एक और मैं दृष्टांत दिया करता हूं आमतौर पे कि एक संदिग्ध चरित्र की पेशेवर महिला एक मोहल्ले में रहती थी, तो सारा मोहल्ला उसको बोलते थे, हे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। तो उसने उसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या निकाला? वो मोहल्ले की हर औरत को यही बोलने लग गई कि तुम भी तो यही हो, तुम भी तो यही हो, तुम भी तो अपने घर में, अपने बेडरूम में अपने पति के साथ यही करती हो, मैं बाहर करती हूँ, अन्य लोगों के साथ करती हूँ, पेशा तो हम दोनों का एक ही है। वो ऐसे आरोप लगाने लग गई। सर इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल और पूरा का पूरा ये कबाल जो जस्टिस चंद्रचूड़ और मोदी की एक सोशल इवेंट, सोशल गैदरिंग, एक धार्मिक है, एक अपना वो उत्सव मना रहे थे, वहां पे उनको मोदी जी का आना खल गया, क्योंकि उनको मोदी जी से ज्यादा अपने चीफ जस्टिस पे, अपने सिस्टम पे, अपनी जुडिशरी पे शक है। पता है क्यों? क्योंकि ये खुद बिके हुए लोग हैं। ये इसी प्रकार हम बिस्तरी करते आए हैं ऐसे तथ्यों के साथ। आप लोगों ने तमाम ऐतिहासिक वो तथ्य जो गिनाए हैं, तो ये मान के चलते हैं कि ये दोनों मिले हैं तो जरूर कुछ अतरम पतरम हुई है, कुछ न कुछ जो है हुआ है या होगा। सर ये इनका अपना पर्सनल कैरेक्टर है जो इनकी इस जो ये शोर मचा रहे हैं ना उसमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज है, प्रधानमंत्री मुलायम की बेटी की शादी, लालू की बेटी की शादी में गए थे शायद। जी जी। तो हम, या एक संसद की कैंटीन में फोटो आई थी जिसमें सारे सांसद मिलके आपस में बैठ के एक साथ लंच कर रहे हैं और बड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ना कुछ लकड़बग्गों ने देखो ये तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो कि मतलब मोदी जी या सुषमा स्वराज जैसे ही किसी कांग्रेसी को मिले तो लपक के मोदी जी उसको हचक के 4 घूसा मारे नाक पे और कपड़ा फाड़ दे उसका, है 4 सांसद मिलके कांग्रेसी सांसद को पीट दे? ऐसा थोड़ा ना होता है यार। भाई आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप एक दूसरे के वैचारिक विरोधी हैं, परंतु आप सोशलाइज साथ में करते हैं, आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, विपक्षी जो है वो दुश्मन नहीं होता है, विपक्ष का मतलब वो दुश्मन नहीं है भैया। जी को मुद्दों पर जो है, सरकार का मुद्दों पर विरोध करना है जी। दो राष्ट्र विरोधी नहीं है वो। जी जी, 2 महत्वपूर्ण बातें दद्दा से मैं उठा लेता हूं। पहला कि विपक्षी आपका विरोधी है लेकिन मुद्दों पर, और दूसरी बात कि कांग्रेस को ये हमेशा क्यों लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उनका इतिहास है। अभी तो मैंने कुछ एक पन्ने खोले हैं। 1971 में विधान चंद्र राय के बेटे को इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि तुम मेरी मदद करने आ जाओ, और एससी रे सुप्रीम कोर्ट आए थे। इसके अलावा जब 75 में आपातकाल लगाया गया तो 16 जजों की सूची बनाई थी किसने? संजय गांधी ने। और उस पर उस समय के चीफ जस्टिस के पास 2 ही विकल्प थे कि या तो वो साइन करें या रिजाइन करें। और ये बात मशहूर न्यायविद लीला सेठ ने अपनी किताब में लिखी है। दर्शकों श्रोताओं, आप लोग चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। अवनीश भाई, आपने कहा कि इतिहास के पन्ने खोलकर हम क्यों सफाई दे रहे हैं। दद्दा ने कहा जो भी 2 बातें, वहां से मैं इन दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं। एक तो
सफाई के अलावा मुझे लगता है कि समय समय पर इसको याद दिलाते रहना चाहिए कि देखो तुम्हारा क्लोजेट जो है वो स्केलेटन से कितना भरा हुआ है। और ये शुरुआत मेरे प्रियतम प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हिंदू का एक उदाहरण दे दूं बस। जी जी। आपने जिन गजेंद्र गडकर जी की बात की है, उनको नेहरू बहुत प्रेम से नहीं लाए थे, या नेहरू उनके बहुत फेवर में नहीं थे। जस्टिस इमाम को बनाना चाह रहे थे सीजेआई, नाम पर गौर कीजिएगा, जस्टिस इमाम। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि जस्टिस इमाम सो जाते थे भाई साहब। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो लगातार कभी भूल जाते थे, कभी सो जाते थे, और इसलिए नेहरू को मजबूरी में बस ये किस्सा सुना के। अब अवनीश भाई, आपकी पूरी टेक क्या है इस पूरे मसले में? मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके साथ जो है वो गेस्ट स्पीकर आना जरा खतरे से खाली नहीं है। जो कुछ भी तर्कश है आपने एक बात कही थी कि असम का जज जो है एक सांप्रदायिक व्यक्ति को बनाया गया और उसमें स्पेशल इंटरेस्ट। आपने एक बात कही ना कि इमाम साहब चूंकि मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी, इसलिए राजेंद्र गडकर साहब को नेहरू को बनाना पड़ा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूं, बहुत छोटा सा करेक्शन मैं करूंगा। दरअसल ये जब बाईपास किया इन्होंने, नेहरू ने राजेंद्र गडकर को बनाया और इमाम साहब को, तो उसमें क्या था कि सिर्फ वो सो नहीं जाते थे, दरअसल वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। और मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने खुद, देखिए जो फैक्ट है उसको रख देना चाहिए, उन्होंने खुद जो है ना वो कहा था कि नहीं साहब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए। अमेरिकी प्रोफेसर जिन्होंने कि इंडियन जुडिशरी पर बहुत तगड़ा काम किया है, जॉर्ज एच गुडब्बा, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बहरहाल रे वापस आपने उसका जिक्र कर ही दिया है कि कैसे 3 सीनियर जज जिनको कि इग्नोर करके, जस्टिस शेलत थे, जस्टिस हेगड़े थे, जस्टिस ग्रोवर थे, ये टॉप में थे, और तब इंदिरा गांधी ने इनको बाईपास किया और रे को बना दिया। देखिए साहब एक चीज आपको बताऊं, मैं जब ये कहता हूं ना कि दौड़ के डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो मैं इस आधार पर कहता हूं जिसका बड़ा शानदार तरीके से बाबा जी ने अभी कहा है। हम जैसे खुद होते हैं वैसे ही हम कल्पना कर लेते हैं सबको मान। बाबा जी अगर आपको याद दिलाऊं तो हम लोग सोशल मीडिया पर ही हम लोगों की पहली मुलाकात हुई थी। हम लोग कोई आस पड़ोस के रहने वाले भाई बंधु तो हैं नहीं, हमने आपने कभी जो है वो एक साथ कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं की। मैं फेसबुक का सीधे नाम लेता हूं, मैं सीधे सोशल मीडिया। आप याद करिए 2013 के दौर में, 2014 और यहां तक कि 2015, ये वो दौर था जब लोग सोचते थे, खुद राष्ट्रवादी धड़ा ये सोचता था, और बाकी जो विपक्ष है और तब की जो कांग्रेस जो कि सत्ता में थी, तो वो ये होता था कि साहब ये सारे आईटी सेल के लोग हैं, या ये सारे पेड लोग हैं जो नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवाद की भावना से आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर एक तरह का माहौल बना रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार के लिए। सरकार आ गई तो ये कहा जाने लगा कि साहब देखिए ये सब के सब गायब हो जाएंगे क्योंकि सब के सब पेड हैं। लेकिन बाबा जी आप ध्यान दीजिए कि हुआ इसका उल्टा। व्यालोक जी आप भी ध्यान दीजिएगा, हुआ इसका ठीक उल्टा। मुझे उम्मीद है कि बाबा जी बोल कुछ और रहे हैं लेकिन कान उनके सुन रहे होंगे जो कुछ भी मैं कह रहा हूं। हुआ इसका ठीक उल्टा। सोशल मीडिया पर यह संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन समय के साथ हम सबने ये भी महसूस किया कि उसी सोशल मीडिया में हमारे राष्ट्रवादी धड़े के लोग वो ये कहना शुरू कर दिए, जब असंतोष थोड़ा बहुत पनपा या व्यक्तिगत जो आचरण होता है, और विपक्षी तो कहते ही रहे कि साहब ये सब किसी न किसी तरह से सरकार से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, और इसलिए ये लोग आज भी राष्ट्रवाद का झंडा या तो ये आईटी से लिए हैं और या तो इनको पद प्रतिष्ठा, और यहां तक कि चिढ़ाने वाले अंदाज में, भाई मोदी जी 2 लाख रुपए महीना फलाने को भेजते हैं, बड़े के फेसबुकियां हैं, 2 लाख रुपए फलाने को भेजते हैं। याद है ये दौर? ये आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता है बाबा जी जब आप ये कहते हैं कि दरअसल ये हमारा सामाजिक चरित्र है।
ये भारतीय मानसिकता है सर, इसको हटाया नहीं जा सकता। हम जैसे हैं वैसे ही सोच सकते हैं जी। हम ये मान लेते हैं कि नहीं साहब, अगर कोई ऐसा, बोलने दीजिए आराम से, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, हो जाने दीजिए प्रभु। हैं आज एकदम स्कूल मास्टर के हम लोग जो हैं, आज दो ऐसे उद्दंड छात्रों को आपने बैठा लिया है मार साहब, कि आज जो है आपकी कुछ चलेगी नहीं, और हम लोग तो लगातार बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि इस तरह की चीजों का होना बंद होना चाहिए। नो मोर डिफेंसिव मोड सर। किस बात का डिफेंस? उस कांग्रेस के सामने जिसने शतक मारे हैं 356 के। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पसंद आए तो सरकार बर्खास्त और मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, वो आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। वो वामपंथी इकोसिस्टम आपको नैतिकता की पाठ पढ़ाएगा, जो 4.5 साल कांग्रेस सरकारों के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, सत्ता के बेडरूम में घुस के लेन देन का दांपत्य मनाता रहा, और ठीक चुनाव की घोषणा के 6 महीने पहले आपस में 3 तलाक बोल के चुनावी मैदान में उतर जाता रहा है। उसके बाद चुनाव लड़के, एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़के, उसके बाद वापस आता है शपथ लेते ही फिर उसी लिविंग रिलेशनशिप में। वो आपको सिखाएगा कि क्या नैतिकता होती है, क्या नैतिकता नहीं होती है। बंद होना चाहिए ये सब। और प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के आसपास जब ये कहा गया कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने नेहरू की बराबरी की है 3री बार, अब ये नैरेटिव होना चाहिए था और बनाया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही अपनी 3री सत्ता में लगातार मजबूत होकर चलते रहेंगे और कुत्ते भौंकते रहेंगे। अगर राजीव गांधी के समय इकोसिस्टम का खड़ा किया गया ये कथन उचित है तो आज भी उचित है। जी बिल्कुल सही बात है। और एक तो आपने जो कहा कि 2 उद्दंड बच्चे और मास्टर साहब, तो अगर मैं आप दोनों को इकट्ठे ला सकता हूं तो सोचिए कि मेरे पास कुछ न कुछ ऐसी गोली भी होगी, वो चाहे प्यार की हो, मनुहार की हो, कि उसको मैं संभाल लूंगा। लेकिन फिलहाल बाबा जी की उंगली इससे पहले कि अंगूठा बने, आप उनको माइक दे दीजिए। नहीं, बाबा जी बस कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, और मैं केवल एक बात बहुत गंभीरता से दर्शकों, हमारे दोनों वक्ताओं ने ये बात बहुत खूबी से बता दी आपको कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है, और खास तौर से कुकर्मी कांग्रेसियों और व्यभिचारी वामपंथियों, इनके सामने तो बिल्कुल डिफेंसिव मत होइए। और इनके इतने कुकर्म हैं कि गिनाते गिनाते आपकी शाम हो जाएगी। मैं अब चाहूंगा गद्दा आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। देखिए, मुझे वो दिन याद हैं जब रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों की होड़ लगी रहती। होड़, जैसे पूर्वांचल में जो सामाजिक लोग होते हैं, जो लगन के दिनों में एक एक परिवार को 10-10 ठे न्योता होता है, इसलिए भाग भाग के न्योता किया जाता है। है फलाने, तू है 3 घरे चल जाया, हम है 3 घरे चल जाए, और गए वहां तुरंत दैजा दिए, जलपान की और तुरंत भगे, क्योंकि अगली जगह दैजा देना है। सर, ये हालत थी इफ्तार पार्टियों की। और इफ्तार पार्टी समाज का सबसे बड़ा फंक्शन होता था 1 महीने तक। अब इधर आखिरी इफ्तार पार्टी लुटियंस जोन में कब हुई है, कोई बता सकता है मुझे? आपको याद है किसी बड़े नेता ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने, राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में एक भी इफ्तार पार्टी, अब बता दीजिए? क्योंकि इफ्तार पार्टी टैबू बन गई थी भारतीय राजनीति में, कि जो इफ्तार पार्टी देगा वो कहीं का नहीं रहेगा। और ये तमाम हमारे नेता जो इफ्तार पार्टियों में का आयोजन करते थे, और अब क्यों सुबह एक तो आप लोग 8:30 बजे वीडियो रख लेते हैं, भगवान का नाम लेने का समय है, आप लोग इतनी गंदी गंदी बात मुझसे बुलवाना चाहते हैं। वो सब खजूर खा के रोजा खोलता था, ये सब पता नहीं क्या चाट के रोजा खोलते थे, मतलब है। तो अब बात यह है कि वो पार्टियां हो गई हैं बंद, और मैं कहता हूं, सुनिए, हिंदुओं को ऐसा इकोसिस्टम बनाइए
कि ऐसे ही गणेश चतुर्थी जैसे आयोजन हो और ये सब आए, इनकी मजबूरी हो हिंदुओं के ऐसे आयोजनों में आकर ये सब प्रसाद ग्रहण करें। ये इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। जी, मैं चाहूंगा कि अगली बार कोई चीफ जस्टिस जब गणेशोत्सव मनाए तो ओवैसी साहब को जरूर बुलाए जी, और ओवैसी साहब झक मार के आए। ये बड़ी मुल्ला बात है। मुलायम का पूरा परिवार आए। बिल्कुल जी जी, ये बड़ी बात है। और दर्शकों, श्रोताओं, इस बीच उंगली उठ गई है, तो आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और वहीं पर हम लोग वीडियो का समापन करेंगे फिलहाल। बिल्कुल ठीक बात है। आपको क्लास खत्म करने की जल्दी है माट साहब, लेकिन मुझे आजकल पता नहीं एक नया रोग लगा है बाबा जी। आजकल मैं शेर सुनाना जो है उसके बिना रुक नहीं पाता हूँ। आपने जो एक बात कही ना, रोजा और इफ्तारी वाला, तो उस पर मुझे भोपाली साहब का वो शेर कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। आपने जो कहा ना, न जाने क्या चाट के, उसको मैं शब्द दे देता हूं, सेकुलर गू चाट के। ये तमाम वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इस देश का मजाक बनाया है, इस देश के बहुसंख्यकों का मजाक बनाया है, हमारे आपके मुंह पर थूकते रहे। नोबडी फेल्ट गिल्टी, कभी किसी को शर्म नहीं आई है सेक्युलरिज्म का ये नंगा नाच करते हुए। और आज एक चीफ जस्टिस ने अपने घर पे एक निजी आयोजन में उनको मोदी जी को आयोजित कर लिया, तो ये ऐसे मतलब ऐसे इनको लग रहा है जैसे पता नहीं कहां किसी ने भूत झोल किया मिर्ची घुसेड़ दी हो स्थान विशेष में। अच्छा, यही अगर इफ्तार पार्टी हुई होती तो जी, बस इतना ही। उसी का तो दर्द है। बिल्कुल। एक और अतिक्रमण, एक और अतिक्रमण आज माट साहब आपका अतिक्रमण हो के रहेगा। मुझे लगता है कि अगली बार जो है ऐसी डिबेट कराने में आप 100 बार सोचेंगे। सर, बेहद गंभीरता से कह रहा हूं, दिल पे लगने वाली बात है और इसको हम सब राष्ट्रवादियों को सोचना चाहिए। ये हमारे लिए शर्म का विषय नहीं है। ममता बनर्जी नाम की एक महिला जो लगातार वेस्ट बंगाल में सरकार चलाते हुए राम के नाम से चिढ़ जाती है, दुर्गा पांडालों और दुर्गा विसर्जनों पर वह कार्यक्रम तय करती है कि जुमा होगा तो इतने बजे से इतने बजे तक नहीं होगा। और आज बहुत सारे लोग जमाते इस्लामी और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो अभी अभी कल एक आदेश जारी हुआ है कि साहब जिस समय 5 वक्त की अजानें मस्जिदों से होंगी उस समय हिंदू कहीं भी अपना कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे, लाउड स्पीकर में 5 मिनट पहले बंद कर देनी उनको होगा। उस पर जो लोग मातम मना रहे हैं वो किस गिल्ट के तहत ममता बनर्जी के ऐसे फरमानों पर चुप रहते हैं? किस इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान ये ऐसे नजारे देखे गए हैं कि जब फ्राइडे यानी जुमे के दिन अगर कोई हिंदू धार्मिक त्योहार पड़ गया तो दोनों, अरे साहब हम सब लोगों को होली याद रहनी चाहिए। मैंने 1 से ज्यादा ऐसी होलियां मुझे याद हैं जब होली फ्राइडे को पड़ जाती थी, शुक्रवार यानी जुमे को पड़ जाती थी, तो रंग खेलना उसका समय तय करती थी सरकारें कि इतने बजे तक रंग बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है लोग मस्जिदों की तरफ जाएंगे। इस गिल्ट से बाहर आना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बिल्कुल। और अब मास्टर साहब अंतिम वाक्य कह के, और अब आप दोनों में से कोई नहीं बोलेंगे वरना मैं आप लोगों के माइक बंद कर दूंगा। बहरहाल दर्शकों, श्रोताओं, गिल्ट से बाहर आइए, जोर से बोलिए, हिंदू हैं, इसका गर्व है और सीजेआई को, प्रधानमंत्री को यही करना था और यही इसी के लिए हमारा देश बना है। अवनीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।